को माइक। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं सब छात्रों का अभिनंदन करना चाहूँगा सर्वप्रथम। और जब हमारे डीवाईएसपी साहब ने एक आप लोगों को सुनाया था तो मेरे भी इच्छा ये है कि शुरुआत में करूं तो मैं भी थोड़ी सी एक तुकबंदी कर लेता हूं इस कार्यक्रम में। पहले मैं सबका, हमारे जो मान्यवर आदरणीय जितने भी मेहमान पधारे हैं, मैं उन सबका स्वागत करना चाहूँगा। हमारे चौधरी साहब का आपने उनका व्यक्तित्व सुना, उन्होंने अपने बारे में और किस तरह से आपको सब चीज़ें बताई कि जिससे आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हो भविष्य में। बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको दिया, उनका मैं स्वागत करता हूँ मेरे अपने स्वयं की तरफ से और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से। आदरणीय हमारे मांगीलाल जी जोशी साहब और साथ में युधिष्ठिर जी कुमावत साहब और हमारे डीवाईएसपी साहब कुमावत साहब, इन सब का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैंने जैसे ही मांगीलाल जी जोशी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि एक दिन तो हमारा स्टूडेंट हमें आपस में मिलाता है, साल भर में हम कहीं नहीं मिल पाते हैं और पिछले 2 साल से तो कोविड में नहीं मिल पाए, मगर हाँ ये शाम जब भी हमारे गिरधारी लाल जी सेलिब्रेट करते हैं तब मेरे को हमेशा मुलाकात होती है, चौधरी साहब से भी और हमारे मांगीलाल जी से भी और युधिष्ठिर जी से भी। तो आप सबका मेरे स्वयं की तरफ से और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। सब अभिभावकों का मैं स्वागत करना चाहूँगा, इतनी बड़ी संख्या में आए। और आज बहुत सारे अध्यापक और प्रधानाध्यापक से मुलाकात हुई और बड़ी खुशी हुई सबसे मिलके और उनको देख के कि साहब वो कितने बड़ा कार्य कर रहे हैं। और एक शिक्षक का जो रोल रहता है वो छात्रों के भविष्य को बनाने में रहता है। तो मैं सारे ऐसे अध्यापक गण जिनका यहाँ सम्मान किया था, मैं उन सबको पुनः एक बार और अपनी तरफ से ग्रीटिंग देना चाहता हूँ, आप सबका सम्मान करना चाहता हूँ। और आप वाकई में धन्य हैं, सम्माननीय हैं कि आप अब हमारे सब छात्रों का भविष्य बना रहे हैं। साथ में सभी अभिभावकों का और सब छात्राओं का और छात्रों का मैं व्यक्तिगत तौर से सबका धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जब मैं अंदर इस गार्डन में एंट्री लिया तब मेरे को लगा, मैंने कहा बहुत बड़ा जलसा किया है हमारे गिरधारी लाल जी ने। मैं गिरधारी लाल जी कुमावत को मेरा स्टूडेंट है, मैं जब से जानता हूँ, जब ये हमारे महाविद्यालय में जब मैं वहाँ अधिष्ठाता था और जब ये वहाँ पढ़ रहे थे, मेरे कई छात्र हैं अभी भी। जैसे आईएएस का रिजल्ट आया था तो उसमें भी 2 मेरे छात्र आईएएस ऑफिसर भी बने। और वैसे 42 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो 42 साल में बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया और छात्राओं को पढ़ाया और वो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, बड़ी खुशी होती है। मगर मैं जब गिरधारी लाल से मिलता हूँ तो मेरे को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये एक वास्तव में एक अच्छा कार्य कर रहा है। शायद वो काम मैं भी नहीं कर पाया अपने जीवन में, और मैंने भी निःशुल्क इस तरह की कोचिंग कराना और जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी 28 छात्रों को लेके और आज इतनी बड़ी विशाल सेना को लेके ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और मैं जब भी ये मौका मिलता है, रॉयल इंस्टीट्यूट मेरे को इन्वाइट करता है, मैं हमेशा सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ। तो गिरधारी लाल जी और सारे शिक्षकों को, इनके साथ खान साहब हैं, दिलीप जी हैं, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब जना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप इस पे कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे काम की आवश्यकता है। हिंदुस्तान को आगे सुदृढ़ करने के लिए आप जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि वक्त की दास्तां जब तुम्हें कोई सुनाएगा तो तुम्हें तुम्हारा बीता हुआ भूतकाल याद आएगा। भूल जाओगे जिंदगी के गमों को जब रॉयल इंस्टीट्यूट तेरा नाम याद आएगा। तो आप ये देखें कि आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां आपको शिक्षा भी दी जा रही है और आपको नैतिक चीज़ें भी बताई जाती हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी एजुकेशन की डेफिनेशन अलग है। मैं मानता हूं कि 25% आपकी एजुकेशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन कहलाती है।
फिजिकल एजुकेशन का मतलब है कि आप स्वस्थ रहें और व्यवस्थित रहें। व्यवस्थित का मतलब ये रहता है कि आप उचित भोजन करें, उचित रेस्ट करें, उचित मात्रा में एक्सरसाइज करें और उचित मात्रा में जब भी आपके पास कोई अच्छा फ्री समय मिलता है उस समय एंजॉय भी करें। ये 25% जीवन की सार्थकता है कि अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो अपने जीवन के आप 25% आप वाकई में सक्सेसफुल रहेंगे। अगला 25% जो है वो ये कहलाता है इंटेलिजेंट एजुकेशन, जो कि हमारे गिरधारी लाल जी कर रहे हैं कि आपको अपने कार्य विशेष में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें निपुणता चाहिए, उसमें एबिलिटी भी चाहिए, उसमें आपको कमिटमेंट भी चाहिए और उसमें आपको पूर्णता डेडिकेशन भी चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो ये मतलब ये है कि आपके जीवन का 25% और सक्सेस आपको प्राप्त होगा। और तीसरा 25% ये कहलाता है कि आप इमोशनल एजुकेशन का, अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको इमोशनल एजुकेशन में 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको हर परिस्थितियों में देखते हुए भावनात्मक रूप में हर काम को अपनाते हुए आगे बढ़ना। अगर आप वाकई में किसी भी चीज के प्रति इमोशनल रहते हैं और उसको आप बरकरार रखते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या में ढालते हैं तो आपको 25 मार्क्स और मिलेंगे सक्सेस के लिए। और लास्ट के 25 मार्क्स जो है वो उसके लिए गिरधारी लाल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और वो ये है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन। 2 तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर ये होता है कि वो ये कहता है कि साहब मैं घर पे भी ट्यूशन करूंगा और स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे मैं जितना भी समय मिलेगा मैं ट्यूशन करूंगा, पैसा कमाऊंगा और मेरी इच्छा ये है कि मैं छात्रों को अच्छे मार्क्स दिलाऊं। उसका भी पर्पस ठीक है, मगर कहीं ना कहीं उसमें एक निजी स्वार्थ रहता है और वो ये सोचता है कि उसको कहीं ना कहीं ज्यादा उसको सैलरी के अलावा भी कुछ प्राप्त हो। मगर एक दूसरा टीचर वो जो होता है वो ये कहता है कि नहीं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तो करूंगा, मगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मेरे को बेनिफिट होता है उसको मैं व्यवस्थित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और आप ये देखें, मैं साक्षी हूँ, हर साल मैं यहाँ आता हूँ एनुअल फंक्शन पे और मैंने देखा कि हम इतनी स्कॉलरशिप देते हैं, इतनी तो शायद हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो मैं गिरधारी लाल कुमावत को बधाई देना चाहता हूँ। और इसको 25% जो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन के उसमें से 25 में से 25 मार्क्स मिलते हैं। तो छात्रों आप ये चारों एजुकेशन के पार्ट है और आप ये मान के चले एग्रीकल्चर एजुकेशन में बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने भी 1976 में 1976 में जब आपका जन्म ही नहीं हुआ था, जब मैंने एग्रीकल्चर एजुकेशन में एंट्री ली थी, मैंने सीटीआई में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया था। तब मेरे मित्र, बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने MNIT जो है जयपुर वहाँ गया था, कोई जोधपुर गया था। और सब जब भी हम मिलते थे तो सब मेरे ऊपर हंसते थे और मेरे को ये कहते थे कि ये देखो खेती बाड़ी वाला इंजीनियर आ गया। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि उन सबसे वेल प्लेस्ड में रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में 2 बार मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल बना, एक बार एजुकेशन का, एक बार इंजीनियरिंग का, और 4 यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर रह चुका हूँ। और मेरे जितने भी मित्र थे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एक्सीएन तक रह के, भले उन्होंने कुछ मेरे से ज्यादा धन कमाया है ये मैं मानता हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मगर मेरे पास आप जैसे छात्रों की बहुत बड़ी फौज है। और मैं उनके साथ इतना व्हाट्सएप के साथ मैं उनके वेलफेयर की एक्टिविटी में देखता हूं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर एजुकेशन और भारत देश एग्रीकल्चर के फील्ड में कोविड में पूरे विश्व को ये बता दिया है भारत देश ने कि हम किसी चीज से कम नहीं है। और मेरे कई मित्र थे, और एक तो मेरे मित्र हैं पाकिस्तानी, उन्होंने मेरे को कहा था कि अब हिंदुस्तान की नानी याद आएगी। मैंने उसको कहा, बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सैफुद्दीन जी भाई साहब आप चिंता मत करो, हमारे किसान इतने मजबूत हैं कि 137 करोड़ जनसंख्या को भी खिलाएंगे। और आपको में बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी भी भारत देश ने जो पूरा हमारे पास गेहूं की बचत कर रखी है, 80 मिलियन टन, 8 करोड़ टन गेहूं पड़ा है। अगर 3 साल भी भगवान देवता हमारे से रुष्ट हो जाएं तो भी हमारे पास इतना अन्न प्राप्त है कि सबको हम पेट भर सकते हैं। ये सब किसानों के कारण ही हुआ है।
चौधरी साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जो प्रोवाइडर बने, आप उद्यमिता शुरू करें, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व का 52% जो आम है वो हम पैदा करते हैं। और जहां तक रींगने की बात है, बैंगन की बात है, 67% ऑफ ए बैंगन हम पैदा करते हैं। 25% काजू विश्व के हम पैदा करते हैं। और इसी तरह से 18 और 19% देश पूरे विश्व का दूध हम पैदा करते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। और 1999 से आज तक हमारे देश विश्व में प्रथम स्थान रहा है दूध के उत्पादन में। और इस साल तो उन्होंने हमारे देश में 20 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया। अमेरिका भी 25% हमारे से कम दूध पैदा कर रहा है। अगर हम अनाज की भी देखें, हम द्वितीय स्थान पे हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को देखें, हम द्वितीय स्थान पे हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हमने बहुत अच्छा पोजीशन बनाई। कोविड से पहले एग्रीकल्चर का नेशनल जीडीपी में 14% ही भागीदारी थी। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि कोविड हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमारा योगदान 20% हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बार बार कोविड आवे, ये नहीं है, मगर कोविड ने हमें ये बता दिया है, सारे विश्व को बता दिया है कि किसानों की महत्व क्या है और किसानों को कितना ज्यादा सम्मान देना चाहिए। एग्रीकल्चर शिक्षा का मैं जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एजुकेशन था 2015 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो तुरंत इसको लेके मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया था। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर जनरल भी हमारे साथ थे, डॉक्टर अय्यप्पन साहब। और हमने जाके प्रधानमंत्री साहब को, श्री नरेंद्र मोदी साहब को हमने पूरा बताया। उन्होंने सहज इसको स्वीकार किया और हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री घोषित की है। आप सब एट पार हो, टेक्निकल एजुकेशन के एट पार हो, आप मेडिकल एजुकेशन के एट पार हो। और आपको वो सारी सुविधा, अगर आप बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपको विदेश के लिए भी वही स्कॉलरशिप, वही फेलोशिप, वही सारा सम्मान आपको प्राप्त होगा। तो बहुत कुछ है एग्रीकल्चर एजुकेशन में और आप आगे बढ़ें। और ये देखें, कई बार व्यक्ति लोग इस कई तरह के विचलित करते हैं और उस दिशा में आप ना बढ़ें। केवल आप ये देखें कि एग्रीकल्चर एजुकेशन का कहाँ बड़ा स्थान है। आप सवेरे से उठ के और शाम तक जहाँ आप रहते हैं, आप देखें, अगर एग्रीकल्चर को निकालने की कोशिश करें आपको मालूम पड़ेगा कुछ भी नहीं है। सवेरे उठते हैं, नाश्ता एग्रीकल्चर, उसके बाद आपकी कुर्सी, आप सब ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, प्लास्टिक भी है, वो भी एग्रीकल्चर की देन है। उसके बाद खाना आप इधर, और जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये जो फर्श नजर आ रहा है ये भी एग्रीकल्चर का, जूट का। तो आप ये देखें कि हमारा एग्रीकल्चर हमारे जीवन में हर अंग में जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्कोप है, आप आगे बढ़ें। और मैं सारे रॉयल इंस्टीट्यूट को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी अंत में एक कहानी सुनाऊंगा युधिष्ठिर जी कुमार साहब की तरह से, और वो कहानी आप सबको ये प्रेरित करेगी कि लोग बाग कितना विचलित करते हैं, मगर जीवन में कहीं भी विचलित नहीं होना, आगे बढ़ना है और आपको निश्चय आपको सफलता मिलेगी। कई ठोकर लगेंगी आपको और कई जगह आपको ऐसा लगेगा, लोग बाग आपको भ्रमित भी करेंगे, मगर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपने नाक की सीध में चलना है और जो सही है, जो वास्तविकता में उपयुक्त है, उसको आगे बढ़ाना है। वो कहानी ऐसी है कि एक हमारे एक एग्रीकल्चरिस्ट था, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, ये कहानी है, वास्तविकता नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसने एक दुकान खोली और उसने वहाँ पे सब्जियों की दुकान खोली और उसके ऊपर बोर्ड लिख दिया कि यहाँ पर ताजा सब्जियां मिलती हैं। एक व्यक्ति जो उससे पास में जिसकी दूसरी दुकान थी, वो नाराज रहता था, वो उसके पास आया और उसने कहा यार इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगाया, ये यहाँ पर ताजा सब्जियां मिलती हैं। तो मिलती ही तो हैं, नहीं थोड़ी मिल रही है, तो मिलती है वर्ड काट दे। वो भी भ्रमित हो गया, उसने भी काट दिया, उसने लिखा यहाँ पर ताजा सब्जी। उसके बाद वापिस वो अगले दिन आया, उसने कहा नहीं साहब जच नहीं रहा, यहाँ पर ही तो मिल रही है, कहीं और बाहर थोड़ी मिल रही है, तो ये यहाँ पर भी काट दे और ताजा सब्जी लिख दे। तो उसने वो उसकी बात मान ली, उसने ताजा सब्जी लिख दी। उसके बाद वापिस वो व्यक्ति तो कहाँ चुप बैठने वाला था, क्योंकि वो तो मन में उसके द्वेष रखता था। उसके पास वापिस गया कि यार ये आपने ताजा लिखा हुआ, इससे बू आ रही है कि कहीं बासी सब्जी भी आप देते होगे, इसलिए ताजा वर्ड हटा दे, केवल सब्जियां लिख दे।
तो उसने उसकी भी बात मान ली कि सब्जियां। उसके बाद वापस भी वो चुप नहीं रहा, उसने कहा इसकी तो दुकान बंद करानी है। और वो सोच के उसके पास गया और उसने वापस कहा कि भैया दूर से ही नजर आ रहा है कि तो ये गोभी है और ये आलू है, प्याज है, ये सब्जियां ही तो है, आप कोई मछली थोड़ी बेच रहे हो यहाँ पे। और ये सब्जियां लिखने तो ये व्यर्थ है, ऐसा लगता है कि तुम और धंधा भी कर रहे हो इसके पीछे, और इसलिए तुम ये सब्जी वर्ड भी हटा दो। उस मूर्ख व्यक्ति ने, हमारे लड़के ने ये मान लिया कि साहब ये सब्जी भी हटा दें, तो उसने वो भी हटा दिया। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत सारे लोग बाग मिलेंगे। मेरा 42 साल का एक्सपीरियंस है। हर व्यक्ति हर स्थान विशेष पे आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, मगर आप सब समय की नजाकत को देखते हुए, और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई सही एजुकेशन है तो वो एग्रीकल्चर एजुकेशन है। इस क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है, आप आगे बढ़ो। और अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो मेरा अनुभव और मेरा पद इसके सहारे में आपके जरूर मैं सहायता करने की कोशिश करूंगा। और मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि आप सबका भविष्य उज्जवल रहे और आप एक व्यवस्थित इस हिंदुस्तान को नई डायरेक्शन दें एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर अब वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं रहा। आप जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होती है, वो भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, सारे के सारी चीजें एग्रीकल्चर में ही समावेश की जा रही है। और इसी से हमारी उत्पादकता बढ़ाई जा रही है, इसी से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसी से हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, मेरे को मौका दिया। मैं हमारे गिरधारी लाल जी कुमावत का, मैंने कई मेरे पुराने स्टूडेंट भी मिले, किशन नागा जी भी आए, कई जने मेरे स्टूडेंट मिले। बड़ी खुशी होती है जब अपने स्टूडेंट को देखते हैं, हरा भरा उनका शरीर देखते हैं। मेरे को भी जब अपनी बचपन याद आ जाता है, जवानी याद आ जाती है कि हम भी कभी ऐसे मोटे तगड़े होते थे। अब बुढ़ापा आ गया है, ये तो समय का चक्र है, मगर मेरा अनुभव ये कहता है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है इट इज द बेस्ट। और एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, वो मैं कह के बंद करता हूँ अपना बातचीत। वो इंग्लिश प्रोवर्ब है कि डू नॉट थिंक दैट यू आर एवरीथिंग, don't think that you are everything, don't think you are nothing, but you are something who can do everything. Thank you very much. Thanks a lot.